sir. Historic victory, sir. अच्छा बाहर आ रहे पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, बाहर आ रहा है यार। अडवाणी जी क्या बोलेंगे? सर, congratulations for the victory of your party, sir. How do you react to it, sir? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी शानदार विजय मिली है। मैं समझता हूं कि इसका डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए, इस प्रकार के परिणाम क्यों आए। मैं वर्षों में कम से कम 1.5-2 साल से, जब से लेकर के ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तब से लेकर के लगातार कहता रहा हूं कि देश की स्थिति लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बन रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान वे ही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हम उसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हम कितनी भी मेहनत करें, जितना वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होकर के नई दिल्ली में विराजमान हो। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की है जितनी ये लोग कर रहे हैं। मुझे ये सवाल मत पूछिए, पीछे मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं मानता हूं कि इस चुनाव परिणाम को लाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन, ये 3 प्रमुख कारण बने हैं, जिसके कारण आज का ये परिणाम आया है। विश्लेषण तो और मुझे करना पड़ेगा कई पहलुओं से भी, जिसमें जहां जहां हम पहले कभी नहीं जीते वहां पर भी जीत गए। उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कितना योगदान है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए जितने सारे संगठन हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी एक है, उन सबके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कितना योगदान है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन मोटी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो मतदान है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कुशासन के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है, डायनेस्टिक रूल के खिलाफ है। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके शासन में जो भी लोग हैं या जो राजनीति में लोग हैं, उन सबको अपने अपनी बारे में व्यक्तिगत रूप से, अपनी अपनी पार्टी के बारे में सामूहिक रूप से सोच करके और उसका परिवार्जन करना चाहिए। मुझे और किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं दूसरा, उसका भी मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं, एक बार नहीं। आज कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं कहूंगा कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ और उसके जो सबक है, उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा बस। थैंक यू सर। यहाँ पर मोदी जी को दिल खोलकर क्रेडिट नहीं दिया है दीपक। हाँ, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कितना रोल है और आरएसएस का कितना रोल है, उसका विश्लेषण होना चाहिए। ये बात नहीं, रामदेव जी के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ 15 मिनट के लिए जुड़े हुए हैं। स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। सबसे पहले कहना चाहूंगा, आपकी मेहनत सफल हो गई।
देखिए दीपक जी, बीजेपी और संघ के बाद किसी गैर राजनीतिक संगठन ने जुल्म और ज्यादतियां झेलते हुए खुले तौर पर खुले मैदान में इस अभियान के अंदर मुझ सहित लाखों कार्यकर्ता और जो मेरे प्रति विश्वास रखते थे उन करोड़ों लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के इस काम को किया। अब हमारा सत्ता परिवर्तन का काम पूरा हुआ, व्यवस्था परिवर्तन का काम उसको मोदी जी अंजाम तक पहुंचाएंगे। काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त एक दिव्य भव्य भारत बनाएंगे। जैसे पटेल जी ने एक भारत बनाया था 565 रियासतों को मिलाकर के, मोदी जी श्रेष्ठ भारत बनाएंगे और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, आशाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। स्वामी जी, आपने ही सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था। उस वक्त ना अरविंद केजरीवाल को कोई जानता था, ना अन्ना हजारे को कोई जानता था। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को एक मंच पर लेकर आए थे। अब जब ये सरकार बन गई है, अब जब पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सामने आ गया है, आपने पीछे से सरकार को बनाने में बहुत मदद की है। ऐसे में अब आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, पहले भी इकलौता जन आंदोलन था भारत स्वाभिमान, और आज जो भी इसमें विखंडन हुआ सब छट गए, फिर भी इकलौता बच गया है। अब मैं एक ही बात कहूंगा, देश को हमेशा राज सत्ता और अध्यात्म सत्ता ने मिलकर के बनाया है। देश को विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना यह संतों का, योगियों का, ऋषिमुनियों का दायित्व है, और आर्थिक महाशक्ति बना करके इस देश को दरिद्रता से मुक्त कराना यह राजनीतिक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है अज्ञान और अभाव से देश मुक्त होगा तो उसमें हमारी सेवाएं निस्वार्थ भाव से आगे भी जारी रहेंगी। और अब हम क्रुद्ध होकर के और वृद्ध होकर के नहीं, सबसे आह्वान करेंगे शुद्ध होकर के मोदी जी का साथ दे और सब मिलकर के भारत बनाए, क्योंकि अकेले मोदी जी भारत नहीं बनाएंगे, 125 करोड़ मिलकर के भारत को बनाना पड़ेगा। काला धन कैसे वापस आएगा स्वामी जी? देखिए दीपक भाई, काला धन वापस लाने के लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की जो एक संधि बनी हुई है, पॉलिटिकल एक्सपोज के प्रोविजन बने हुए हैं, और फिर बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, ये 3 बड़े काम मोदी जी जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का काला धन बाहर निकालने के लिए टैक्सेशन टेररिज्म, जिसको मोदी जी खुद कह चुके हैं, उससे देश को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। निश्चित रूप से मोदी जी बाहर का भी काला धन लाएंगे, देश के काला धन को भी बाहर निकालेंगे। और जिन लोगों ने काला धन लूटा है और देश को आज इस दरिद्रता में पहुंचाया है, मुझे तो अब एक और बात लग रही है कि पिछली सरकारों में जिन पापियों ने, भ्रष्टाचारियों ने देश के साथ धोखा गद्दारी की, उनका क्या होगा? उनकी भी सामत आएगी, बदले की भावना से नहीं, लेकिन न्याय तो जरूर करेंगे देश के साथ, देशवासियों के साथ, और बेईमानों के साथ भी न्याय इंसाफ ही है, उनके की सजा मोदी जी जरूर दिलाएंगे। बाबा रामदेव जी, कोई कब तक बता सकते हैं कि कब तक मोदी जी काला धन वापस ले आएंगे, या कोई अल्टीमेटम, कोई डेडलाइन या टाइम फ्रेम? देखो दीपक भाई, अभी मोदी जी सिंहासन पर बैठने वाले, मुझे लगता है हम सबको थोड़ा धैर्य करना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी भी तरह के संकट में मोदी जी को नहीं डालना चाहता, और वो निष्पक्ष होकर के काम करें, फ्री हैंड होकर के काम करें, कोई दबाव ना रहे कि ये काम इतने ही जल्दी करना है। अभी पूरे 5 साल है, इसलिए अभी मैं टाइम फ्रेम के लिए उनको बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन उनकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। देश नीतियों से, नीयत से, नेतृत्व से बनता है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी ठीक नीयत से और उनकी ठीक नीतियों के आधार पर यह देश आगे बढ़ेगा तो काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा, और वो अपेक्षाएं जो 125 करोड़ लोगों ने, उनके प्रति उम्मीदें जो उनकी हैं, उनको जरूर मोदी जी पूरा करेंगे। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। और वो इतनी बड़ी जीत के बाद इतने विनम्र हैं। जैसे मैंने उनको फोन किया तो कहते, बाबा जी ये साधु संत महात्माओं के आशीर्वादों का, इस देश के लाखों कार्यकर्ताओं का और देशवासियों का जो मुझ पर भरोसा, उसका श्रेय उनको जाता है। सारा देश मोदी को श्रेय दे रहा है और मोदी जी देश को श्रेय दे रहे। अब चर्चा इस बात की है कि एक जिसको सियासत विरासत में नहीं मिली थी, साधारण परिवार में पैदा वो व्यक्ति जिसको बीजेपी के इतिहास में सबसे ज्यादा गरीबों का, वंचितों का, आम साधारण लोगों का वोट मिला है,
वो सबके लिए जरूर काम करेंगे। मोदी जी जरूर इस देश में विकास का भी एक इतिहास बनाएंगे और पूरी दुनिया के लोग अब इनकी विजय के ऊपर मुझे लगता है पीएचडी करेंगे। ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में इनके ऊपर अब जो है स्पेशल चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। स्वामी रामदेव का रोल अब क्या होगा इस सरकार में? आपने कहा पद नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आपका रोल क्या होगा? देखिए दीपक भाई, आपने तो रामलीला मैदान से लेकर के और यहां तक मुझे बहुत करीबी से देखा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न पहले थी, न आज है और न कभी रहेगी। मैं अभी दो भूमिकाओं को साथ साथ निभा रहा था। एक तरफ मेरा अध्यात्म धर्म, योग धर्म, और दूसरे तरफ मेरा राष्ट्र धर्म। अब मैं अपनी मुख्य और मूल भूमिका योग, आयुर्वेद, शिक्षा, संस्कार और अनुसंधान, उसमें ज्यादा समय दूंगा। और जब जब मोदी जी को मेरी आवश्यकता होगी, मैं उनको साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए तैयार मिलूंगा। बाबा रामदेव जी, मुरली मनोहर जोशी से बात की थी, जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। उनका कहना था कि जो बैंक ट्रांजिशन टैक्स है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ये फिजिबल नहीं है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। जो बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स आपने लगाने की बात कही थी, और उस पर आपने ये भी कहा था कि हमारा मोदी जी के लिए कंडीशनल सपोर्ट है, बैंक ट्रांजैक्शनल टैक्स लागू नहीं हो पाएंगे। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? देखिए दीपक भाई, जो है चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम में सुधार का प्रश्न है, चाहे वो काले धन को वापस लाने का, या इस देश की व्यवस्था को बदलने के, भाषा के, शिक्षा के, चिकित्सा के, स्वदेशी के, किसानों के तमाम प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का समाधान मोदी जी प्रामाणिकता से ढूंढेंगे। और इस बारे में मैंने मोदी जी से भी विस्तार से चर्चा की है, जेटली जी से भी, और आदरणीय गडकरी जी ने इस विषय को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया। तो मुझे लगता है कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कौन क्या कह रहा है, और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि कुछ बातों में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जोशी जी ने टिप्पणी करने में। मुझे लगता है कि अब इस विजय के बाद जोशी जी भी और थोड़ा गंभीरता बरतेंगे, तो सब मिलजुल करके अच्छा सोचेंगे और किसी भी तरह से क्या एक दूसरे को कटाक्ष करने से बचेंगे। एक मिनट अवधेश जी। स्वामी जी, आपने कहा कि जो बेईमान है पिछले सरकार को, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने कई बार रॉबर्ट वड्रा का मुद्दा उठाया। आपको नहीं लगता रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जांच होनी चाहिए? जो जमीन के स्कैंडल उनके हुए हैं, जो जमीन खरीदी है, डीएलएफ को बेची है, 1 लाख से 300 करोड़ रुपए बनाए हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को जांच करनी चाहिए। आप मांग करेंगे? देखिए, मोदी जी ने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी जिस दिन मैनिफेस्टो जारी किया था, कि देश जो मुझे जिम्मेदारी देगा मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा और बदले की भावना से काम नहीं करूंगा, लेकिन बदलाव देश में जरूर लाऊंगा। तो देखो, एक होता है बदला, एक होता है न्याय, जस्टिस। वाड्रा जी के साथ जो जस्टिस होगा, और केवल वाड्रा का प्रश्न नहीं, जितने भी बेईमान है उनके साथ न्याय यही है कि उनको उनके किए की सजा मिले और देश का जो उन्होंने धन लूटा है वो देश को वापस मिले। रावण के साथ न्याय यही था कि उसका मोक्ष करना था। कंस और जरासंध के साथ न्याय यही था। भगवान रामकृष्ण चाहे कितने ही दयालु कृपालु थे, लेकिन दुष्टों के साथ, अपराधियों के साथ, बेईमानों के साथ उनको उनके किए की सजा देना, यही उनके साथ न्याय है। तो मुझे लगता है बिना किसी बैर भाव के जिसको जैसा न्याय मिलना चाहिए, इस देश के जो आम साधारण गरीब लोग हैं उनको बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं वो देने का प्रश्न, और देश में एक भी ईमानदार सताया न जाए और एक भी बेईमान अपने जो उसने बेईमानी की उससे बच न पाए, ये काम मोदी जी जरूर करेंगे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तो तिरस्कराः त्रीणि तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। ये जो देश में हो रहा था, मोदी जी इस देश को न्याय देंगे, सभी दृष्टियों से न्याय। रामदेव, आपने अभी कहा कि बदला नहीं होगा लेकिन बदलाव जरूर होगा। आपने लगातार ये बात कही है, आपके खिलाफ केसेस ठोके गए, ईडी के नोटिस आए, तो आपको लगता है कि जो आपको हैरेस किया जा रहा था वो हैरेसमेंट खत्म हो जाएगी? देखिए, ये तो केवल स्वामी रामदेव नहीं, 4 लोग ऐसे थे इस पूरे कांग्रेस की क्रूरता के जो सबसे ज्यादा शिकार हुए। एक नरेंद्र भाई मोदी खुद,
जिनके ऊपर इतने राजनीतिक हमले हुए, उनके वैयक्तिक जीवन से लेकर के राजनीतिक कैरियर के ऊपर इतनी क्रूरता और बर्बरता से जितने जुल्म ज्यादतियां कर सकते थे, वो एक राजनीतिक पार्टी और एक खानदान ने किए। हम आज भी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, से जितने जुल्म ज्यादतियां कर सकते थे, वो एक राजनीतिक पार्टी और एक खानदान ने किए। हम आज भी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, लेकिन उन्होंने किए। दूसरा, अमित शाह जेल में ठोक दिया केवल इसलिए कि एक खानदान के वो निशाने पर थे। तीसरा, श्रद्धेय आचार्य भाषण, और चौथा, मैं आपके सामने बैठा हूं। बाकी भी लोगों पर अटैक हुए, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। हाँ, जो भी मोदी के साथ हुआ उसी के ऊपर राशन पानी लेकर के पिल जाती थी पिछली सरकार। ये एक ठीक आचरण नहीं था। मुझे लगता है अब हम उनके प्रति कोई बैर भाव तो नहीं रखते। मैंने कहा था ना, विरुद्ध और क्रुद्ध होकर के नहीं, मिलकर के देश चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने नाइंसाफी की है उनको उनकी सजा देना, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, उनको मिलेगी। हमें कोई परवाह नहीं कितने केस हो गए। हम आज भी अपने केसों को लेकर के मोदी जी के सामने याचक बनकर के नहीं जाएंगे। आपको इंसाफ मिलेगा ना? चलिए पूछ रही है। देखो, जहां तक आंचल जी, हम सब भगवान के आंचल में, भारत माता के आंचल में आनंद से जिएंगे। मोदी जी इस देश में अच्छे लोगों को नहीं सताएंगे और बुरे लोगों को नहीं बचाएंगे। बस इससे अपने आप देश बनेगा ना। अब मोदी जी जाकर के खेत में हल तो नहीं चलाएंगे ना, किसी की फैक्ट्री और दुकान तो नहीं चलाएंगे ना, घर में जाके रोटी तो नहीं बनाएंगे ना, लेकिन वो लोगों को रोकेंगे नहीं काम करने से, इतना मुझे भरोसा है। और वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलेंगे तो देश में बहुत ताकत है। इसे देश को दया का पात्र दरिद्र बना दिया था, उसको याचक बना दिया था। अब उसको उसके पुरुषार्थ के बल पर खड़ा करना पड़ेगा। देश में बहुत सामर्थ्य है, बहुत तरह का। अभी अभी बाबा रामदेव जी, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को फोन करके बधाई दी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हमारी भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई है। उनके ऊपर जो है एक खानदान और एक पार्टी का गलत संस्कारों का इतना प्रभाव पड़ गया था, उससे उनको बहुत दुख झेलना पड़ा। वो भी आज मुक्त हो गए हैं और मुझे लगता है वो अब एक चैन की सुकून की जिंदगी जिएंगे, एक आजाद जिंदगी जिएंगे। और थोड़ा योगाभ्यास भी करें वो, और जो भी काम करें उनको भगवान उस काम को करने के लिए कामयाबी दे और पहले जैसी तोहमत उनको ना मिले, ऐसी हमारी उनके लिए हृदय से प्रार्थना है। चलिए बाबा रामदेव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस जनादेश 2014 में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हमारी चर्चा लगातार जारी है। जनादेश 2014 देख रहे हैं आप, और अब आपको दिखाते हैं मेघना पटेल। जी हाँ, वही मेघना पटेल जिन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई थी जिस पर सवाल उठे थे मोदी को लेकर। मोदी की बहुत बड़ी फैन है। हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी ने उनसे बात की है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत का उत्साह न केवल राजनेता और कार्यकर्ताओं के बीच है, बल्कि आपको सुन के हैरानी होगी कि बॉलीवुड भी इस जश्न में डूबा हुआ है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा बॉलीवुड कैसे। जी हाँ, बॉलीवुड की एक मॉडल जो कि हॉट अंदाज में मोदी का प्रचार शुरू करी थी, मेघना पटेल भी उत्साह में डूबी हुई है और जश्न में पागल सी होती दिखाई दे रही है। मेघना हाँ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैंने मोदी जी के लिए कैंपेन किया था और वो मेरी मेहनत, जो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो सफल होती हुई नजर आ रही है। और जनता ने मोदी जी के लिए बहुत सारे वोट दिए हैं और ढेर सारा उनको प्यार दिया है। और काउंटिंग में आप देख रहे हो कि मोदी जी आगे बढ़ गए हैं और बहुत अच्छी मजबूत सरकार बना रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज मेरे लिए दिवाली, होली और जितने भी फेस्टिवल है, ईद, सब आज मैं मना रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं जोरों शोरों से आज सेलिब्रेशन करने वाली हूँ पूरे दिन। मेघना, ये यहाँ पे आपने केक भी ला रखा है, ये केक के मायने क्या है? ये वाला केक क्या बता? जैसे कि आप ये केक देख रहे होंगे, ये फोटो है जो मेरी फर्स्ट टाइम मैंने जब कैंपेनिंग की थी, जिससे वजह से मैं काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी और मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो ये फोटो वही है और इसमें मैंने लिखा है आ गई मोदी सरकार, क्योंकि अभी तक नारा चल रहा था अब की बार मोदी सरकार। तो अब जब मोदी सरकार आ गई है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आ गई है मोदी सरकार और बड़ी जोरों शोरों से आई है और ठाठ के साथ आई है। और ये केक क्या बताता है?
ये केक जैसे कि अभी मोदी जी ने जो बीजेपी का लोगो है उसको पूरा चेंज कर दिया है। जो उनका ये नया लोगो है, ये लोगो अब नई एक सोच, नई एक तरक्की के साथ आया है और इसीलिए मैंने ये लोगो के लिए भी केक बनाया है और उसपे भी मैंने लिखा है आगे बीजेपी की सरकार। क्या ये अब आप काटेंगी? काट के इसका उत्साह। मेघना के साथ यहाँ मेघना के कुछ दोस्त भी हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर कुणाल मिश्रा भी हैं और एक सॉन्ग भी बनाया गया है, यानी खास तौर पर गाना भी। अमन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले केक कटिंग कर लें। यस जरूर जी। तो ये केक मोदी जी के नाम पर? यस ये फर्स्ट मोदी जी को खिला रही हूँ मैं और अभी अमन को खिला रही हूँ। और चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर कितना उत्साह है। मुंबई में भी बॉलीवुड अपने अलग अंदाज में इस जश्न को मना रहा है और भी खाना पड़ेगा। मुंबई के बॉलीवुड में किस तरह से मोदी की जीत, बीजेपी की जीत और एनडीए की जीत का जश्न। कैमरामैन आशीष चावला और कुणाल मिश्रा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। दीपक जी, आप हमसे इतना काम ले रहे हैं, मनीष अवस्थी वहाँ पर केक खा रहे हैं। भाई अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है। और सीधे चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहाँ से जुड़ गए हमारे साथ विजय गोयल जी। विजय गोयल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जीत की। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला आपको भी बहुत बहुत बधाई है। पहला सवाल आपसे, कौन सा वर्थ मिल रहा है आपको कैबिनेट में? नहीं, वो मुझे ना निर्णय कर, ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, पार्टी का है। वो लोग तय करेंगे क्या टीम बनेगी। वो लोग तय करेंगे क्या टीम बनेगी। फिलहाल क्या शेड्यूल है बीजेपी ऑफिस में, क्या होने वाला है अगले दो दिन तक? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, जनता में पूरी एक खुशी की लहर है और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। पार्टी ने, परिवार ने पूरा दम लगाया है और मैसेज को पहुंचाने के अंदर हम सफल हुए हैं कि यूपीए की सरकार को लोग बदलाव चाहते थे और नई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चाहते थे ताकि देश का विकास हो चुके और जो ये गड्ढे खुदे हैं इनको भरा जा सके। तो 2 दिन तक मैं समझता हूं कि अटकलबाजी का बाजार ही रहेगा कि सरकार किस किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या जिम्मेदारियां आ गई हैं और लोग खुशी का इजहार करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने पिछले दिनों के अंदर बहुत परिश्रम किया। ठीक है विजय गोयल जी, ये बताइए कि बीजेपी के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन एक सवाल का जवाब कि हम लोगों के, इस देश के अच्छे दिन कब तक आ रहे हैं? कोई टाइम फ्रेम लेके, क्या आप 100 दिन का ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आएंगे कि 100 दिन में हम ये करेंगे, अपने लिए डेडलाइन सेट करेंगे? आपने दिया है ना मोदी जी को 5 साल का समय जी, और आप उनको 100 दिन के अंदर मत बांधिए। देश इस 100 दिन के बंधने के चक्कर के अंदर जल्दबाजी के अंदर फैसले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी ने जल्दी जल्दी में जो फैसले किए उसको पब्लिक ने पसंद नहीं किया, इसलिए उनको समय दीजिए, वो सारी समस्या को देखें, कितनी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, कहां कहां पर रिपेयर करने की जरूरत है, कहां कहां पर नए मॉडल लाने की जरूरत होगी। ये पूरे देश की चिंता वो एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इनॉग्रेशन कर दिया और लोगों को दिखाने के लिए बता दिया कि प्याज हमने आज 10 रुपए किलो बेच दी, तो देखिए ये किया है, या इस चीज में सब्सिडी दे दी। वो इस देश को योजना के रूप के अंदर संभालेंगे और उन्होंने ऐसा गुजरात के अंदर कर कर दिखाया है। इसलिए उसको टाइम लिमिट में मत बांधिए। महीना 2 महीने के अंदर तो इस देश को में ये लगेगा कि कहां कहां क्या क्या चीज की कमी है और शायद सब चाहूं और विकास एक साथ आरंभ करना पड़ेगा। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे अगर देश की मान लीजिए 5 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत है, तो एक साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहां पर थर्मल पावर के प्लांट लगाए जाएंगे, कहां विंड के से प्लांट लगाए जाएंगे, कहां कोयले से होगा, कहां पानी से होगा। एक साथ देश की प्लानिंग होगी, तब जाके देश का विकास होगा। इसके लिए विजनरी चाहिए और नरेंद्र मोदी विजनरी है। इसके लिए विजन चाहिए, लेकिन जो इमीडिएट जरूरतें हैं जिसकी वजह से शायद इतनी ज्यादा एंगर वोटिंग हुई कांग्रेस के खिलाफ और इतना ज्यादा मोदी का मैजिक चला, महंगाई का मुद्दा, जॉबलेसनेस का मुद्दा, ये जो चीजें हैं, क्या कुछ विजन आपको नजर आ रहा है अभी इससे डील करने के लिए? हाँ, मुझे तो विजन नजर आ रहा है और मैंने उसका आपको उदाहरण भी दे दिया। और मैं ये भी नहीं चाहता कि टेम्परेरी उसके इलाज किए जाएं जी।
इसलिए पब्लिक को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पिछले 10 साल में खास तौर से सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उसको पटरी पे लाने के लिए जो जो शॉर्ट टर्म उपाय करने होंगे वो शॉर्ट टर्म करेंगे और जो लॉन्ग टर्म होंगे लॉन्ग टर्म होंगे। अगर हड़बड़ी में काम किए गए तो इस देश के अंदर परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं होंगे। नहीं तो विजय गोयल जी ये मान के चले हम कि जल्दी से महंगाई से मुक्ति नहीं मिलने वाली, हमको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखो, 2 बातें आप समझ लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा जो जल्दी के उपाय होंगे वे अवश्य किए जाएंगे, उसके लिए बैठेंगे लोग। एक अकेला विजय गोयल नहीं ये कह सकता कि आज ये उपाय करो तो कल हो जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट बैठेगी और ये लोग बैठेंगे। किंतु मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ठीक ढंग से प्लानिंग हो, जिस समय प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी उस समय अगर आप प्याज का इंपोर्ट शुरू करेंगे तो नहीं होगा। जिस तरह से दुकानदार पहले ही प्रीएम्प्ट करता है कि बारिशें आएंगी, छातों की जरूरत पड़ेगी, सर्दी आई है, रजाई की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही गवर्नमेंट को भी पहले से कल्पना करनी पड़ेगी कि किन किन चीजों से होगा। मान लीजिए कल बारिश कम होने वाली है और उसके कारण समस्या उत्पन्न होने वाली है, तो भाई हमारे पास कितना भंडारण है, कितना स्टोर है और कहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारे उपाय समय रहने से पहले हमको करने पड़ेंगे। लाइन ले रहे हैं विजय गोयल जी, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 60 साल के गड्ढे हैं, 60 महीने तो लगेंगे, ये कुछ कहते हुए नजर आए थे विजय गोयल जी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।